तो यहां देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद ऑल पीवाईक्यूज। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखता हूं 3000 लाइक का, नहीं करोगे पूरा आप, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी पार्थ मोमा ऐप के ऊपर। हमारा जो परसिवरेंस बैच है उसके अंदर पूरे सीरीज की, सारे रैपिड रिवीजन सीरीज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बैच की प्राइस मात्र 59 रुपीज टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। एंड वन मोर शाउट आउट एट द एंड। तो भाइयों, कहानी शुरू करने के पहले दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात, चैप्टर में बहुत सारे नाम हैं, अजीब अजीब नाम है, जबड़ा तोड़ नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, एंजाइम, ये वो। नाम कैसे याद रखें बच्चे कमेंट में पूछते हैं, ट्रिक बताओ, कोई फॉर्मूला, गाना बना दो, कुछ कर दो, कोई जादू का छड़ी घुमा दो जिससे ये सारे नाम याद हो जाएंगे। देखो भाई, जो मर्जी आप कर लो, एक ही तरीका याद करने का, रटना पड़ता है। एंड रटने का बेस्ट तरीका, किसी भी चीज को लर्न करने का बेस्ट तरीका होता है फ्लैश कार्ड्स। जितने बच्चे यूज कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स पता है, रिवीजन फटाफट होता है, दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताऊंगा फ्लैश कार्ड कहां मिलेंगे, कैसे यूज करना है। एंड अगर आपको पता है फिर भी आप यूज नहीं करते हो तो ये गलती किसकी है? मेरी तो नहीं है, आप ही की है। फिर कमेंट में मत लिखो ट्रिक बताओ, कोई दुनिया की कोई ट्रिक आप ले लो, कुछ भी कर लो, फ्लैश कार्ड से ही लर्न होना है आपको आखिरी में, या तो फिर लिखते बैठो सारे नाम। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो रही है तो लिखना भी पड़ेगा। चलिए, तो एक बार फ्लैश कार्ड के बारे में आपको फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लो। वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे आपको, ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, कुछ नहीं, फ्लैश कार्ड के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पे माइक्रोब्स के जितने फ्लैश कार्ड हैं, जितने इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, केमिकल हैं, वो सब आपको मेन पेज पे ही दिख जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर पूरा चैप्टर करना है तो थोड़ा नीचे नीचे जाके साइंस 2 में चले जाओ, नीचे नीचे जाओ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, उसमें प्रैक्टिस मोड में जाओगे तो जो टेक्स्ट बुक का फ्लो है उसके हिसाब से कार्ड जाएंगे। एंड अगर शफल मोड में जाओगे तो पत्ते खेले हैं, कोई भी रैंडम पत्ता आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो असली मजा कहाँ आता है पता है? अगर आपकी प्रिपरेशन टेस्ट करनी है तो शफल मोड में जाओ। अब देखो, मैं भी पूरा चैप्टर क्या लर्न नहीं करके आया हूं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरे भी ये कार्ड्स रैंडमली मेरे सामने आ रहे हैं, तो शायद किसी कार्ड का मुझे जवाब ना आए तो मैं उसको घुमा के देख लूंगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट माइक्रोब यूज्ड इन विनेगर प्रोडक्शन? चलो ये तो आता है, जो शुगर को ब्रेक डाउन करेगा इनटू एथेनॉल, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, एंड बाद में एथेनॉल का कन्वर्जन होगा इनटू एसिटिक एसिड बाय एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकानोबैक्टर, ठीक है ना, ठीक है। चलो, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, लाइगेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस और कुछ हाइड्रोलेजेस, ठीक है, हाँ आता है। What is the use of sludge that settles down in the process? कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे? सीवेज मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो स्लज जो है, जो सॉलिड मटेरियल है, वो नीचे बैठ जाता है, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है, ठीक है। हाउ इज सोया सॉस प्रोड्यूस्ड? बाय फर्मेंटेशन ऑफ, सोयाबीन होता है उसमें और व्हीट होता है, मेरे हिसाब से क्या क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फ्लावर ऑफ व्हीट एंड राइस एंड सोयाबीन, ठीक है। फर्मेंटेशन होगा, कौन करता है? एस्परजिलस ओराइज, एक फंगस होती है, ठीक है। विच वेस्ट कंटेन वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम? जो वेस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग से निकलता है और एटॉमिक पावर प्लांट से निकलता है, उसका जो वेस्ट वाटर होता है उसमें आपको वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ यूरेनियम मिलते हैं। तो ये 59 कार्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है, 59 कार्ड्स। एंड अगर आपने चैप्टर रीड किया है या अच्छे से समझा है, इसका वन शॉट आपने देखा हुआ है, आधे घंटे में आपका 59 कार्ड्स रिवाइज हो जाता है। एंड ये 1 2 3 बार करने के बाद पूरा चैप्टर आपका लर्न हो जाता है। मेरी गारंटी है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा एग्जाम में जो आप लिख नहीं पाओगे। कार्ड्स कर लो, बस मुक्त हो जाओ, ठीक है। रैपिड रिवीजन आप मुझे बोलते हो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो तो मैं बना रहा हूं, लेकिन उसके अलावा आपके पास इतना ब्रह्मास्त्र दे के रखा है, बना के रखा है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो क्या ही बोलूं मैं फिर तो यार। जितना लोग पैसा लेके नहीं दे रहा है उतना मैं मुफ्त में दे रहा है, वापरो ना, क्या प्रॉब्लम है? ट्राई करके देखो। कुछ बच्चे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आप बताओ, लोगों को नहीं पता फ्लैश कार्ड्स के बारे में, बताओ, ज्यादा बताओ ताकि बच्चे यूज करें, उनको फायदा हो, याद रहेगा, रिवीजन फास्ट होगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू नाउ कि इस ब्रह्मास्त्र का किस तरह आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक बात तो ये पूरी हो गई फ्लैश कार्ड की, दूसरी बात, कपड़े चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं? आपने मेरा स्टूडियो देखा है कैसा है? ढेर पड़ा होता है कपड़ों का, धुलते नहीं है। क्रिएटर हूं, ऐसे ही रहता हूं मैं, अभी क्या बताऊं। कमेंट में ची 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 स्पैम मत करके चले जाना, छोड़ो कपड़े, धुले नहीं है ये बाय द वे 15 दिन से 10-15 दिन से, कोई बात नहीं, चलो धो दूंगा एग्जाम के बाद आपके। राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। व्हाट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी? आइए समझते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी
थोड़ा आराम आराम से समझेंगे, ज्यादा राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं पढ़ाना है मुझे, आराम से समझो इसको। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इट इज द साइंस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करो टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल। बड़ी तादाद में हमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स कैन बेनिफिट, किसके लिए फायदेमंद होंगे? इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब धंधा करने के लिए, कॉमर्स, पैसा बनाने के लिए। दूसरा हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, एंड इवन द एनवायरमेंट, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह भी यहां पे हो रहा है, एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी? सिंपल सा आंसर है, वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन से हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? ब्रेड बना लेंगे, चीज बना लेंगे, वाइन बना लेंगे। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, केमिकल बनाने के लिए मुझे एक स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए ना, एक रॉ मटेरियल होगा जिससे मैं अलग अलग केमिकल्स बना सकता हूं, तो ये भी फर्मेंटेशन से बनता है। और एंजाइम्स बनते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन, ये सारी चीजें फर्मेंटेशन से बनाई जाती हैं। यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट, जो भी बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है, कचरा है, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, उसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं। एंड इवन प्लास्टिक है, रबर है, इन चीजों को भी डिकम्पोज किया जा सकता है यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कहना इसे पोल्यूशन कंट्रोल भी हो रहा है। ऑयल स्पिल अगर हो जाता है, समुद्र में कोई ऑयल का टैंकर था बड़ा, या कोई शिप थी, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सारा ऑयल समुद्र में बिखर जाता है, एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होती है, तो वो ऑयल भी हम क्लियर कर सकते हैं यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यही बस इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी के मेन फीचर्स हैं। आपको इतना इतना पूरा याद रखना है, ठीक है। आप पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड ए एंड बी, इतना आप याद रखिए यहां से, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फटाफट समझते जाएंगे। योगर्ट मतलब बेसिकली दही होता है। किससे बनता है? दूध से बनता है। दूध में मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए। उसके बाद उसको बॉईल किया जाएगा, दूध को पाश्चराइज करेंगे, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर है तो मर जाए, कोई पैथोजन है तो मर जाए। उसके बाद ये जो दूध है, इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, ये दोनों बैक्टीरिया ऐड किए जाएंगे इन 1:1 प्रोपोर्शन, मतलब जितना स्ट्रेप्टोकोकस डाला उतना ही लैक्टोबैसिलस भी डाला। अब ये दोनों क्या करते हैं आपको पता है? एक बढ़िया चीज बताता हूं, ये दोनों लैक्टिक एसिड बनाते हैं। दूध के अंदर लैक्टोज होता है, आप सब जानते हो। लैक्टोज क्या है? एक प्रकार का शुगर है। लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, फर्मेंटेशन कौन करता है? ये लोग करते हैं दोनों। लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड है तो ये खट्टा होगा, सार, तो आपका दूध कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। दूध का पीएच भी कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीएच विल बिकम लेस देन 7। एसिड है ना, एसिड का पीएच कैसा होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। दूध खट्टा हुआ, पीएच लेस देन 7 हुआ, ऐसे टाइम पे दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स आपस में चिपकने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। प्रोटीन्स क्या होते हैं? कोएगुलेट होते हैं। एंड दूध कैसा हो जाएगा? दूध डेंस बन जाता है, मतलब घट हो जाता है, गाढ़ा बन जाता है, सिंपल। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, टेक्स्ट बुक में क्या बोला है? लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस। इन्होंने बोला है लैक्टिक एसिड सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस दोनों लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखोगे? यही जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही आपको लिखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक में कुछ स्पेलिंग्स रॉन्ग दिए हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पेलिंग रॉन्ग है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही हम लिखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पुरानी टेक्स्ट बुक यूज करते होंगे, उनका कोई बड़ा भाई होगा, कोई बड़ी बहन होगी, पुराने टेक्स्ट बुक में कुछ अलग दिया था, नए वाले टेक्स्ट बुक में कुछ अलग दिया है, तो आप एक काम करें, ई बाल भारती इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर से सबसे लेटेस्ट टेक्स्ट बुक जो अवेलेबल है 2022 का रिप्रिंट है, वो टेक्स्ट बुक आप फॉलो कीजिए। उसके अंदर जो भी स्पेलिंग है वही हमें एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करूंगा, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा ही हमें लिखना है, संपला विषय एवढंच करायचं है, ठीक है। चलो मुझे एक बात समझ में आई, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, इट मेक्स द प्रोटीन्स कोएगुलेट, प्रोटीन्स चिपकते हैं, एंड इट विल गिव अ डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। आपका जो दही है वो कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो गया, गाढ़ा, गा आणि ढा, ठीक है। मेरी हिंदी बहुत खराब है, मुझे लिखने नहीं आता हिंदी। बहुत बच्चे पूछते हैं लैंग्वेज के लिए स्ट्रैटेजी बताओ, मुझे लिखना भी नहीं आ रहा हिंदी, क्या स्ट्रैटेजी बताऊं आपको? कमेंट में बताइए गाढ़ा ठीक से लिखा है या नहीं लिखा। ये ढ बराबर नहीं लग रहा मुझे, ऐसा ही होता है क्या ढ? गाढ़ा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। फिर लैक्टोबैसिलस क्या करता है? एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू लैक्टोबैसिलस एंड इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट। अब आप जानते हो एसिटल्डिहाइड क्या होता है? अगर आपने कार्बन कंपाउंड पढ़ा है
तो उसमें CH3CHO इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड बनता है। इसका IUPAC नाम क्या रहेगा? इथेनॉल। इथेनॉल। तो ये कंपाउंड जो है वो लैक्टोबैसिलस बनाता है, उसके वजह से योगर्ट में एक फ्लेवर आता है, एक टेस्ट आता है, जो एक खट्टा टेस्ट हमें थोड़ा मिलता है, एक फ्लेवर मिलता है, वो एसिटल्डिहाइड के वजह से आता है। इतना ही हमें याद रखना है, ये 3 पॉइंट याद रखिए। एंड ये ऊपर की जो मैंने आपको कहानी बताई वो आप याद रखिए, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी 1:1 प्रोपोर्शन। चलिए फिर बात करते हैं बटर की, फटाफट बात करेंगे। बटर दो प्रकार के हैं, एक होता है स्वीट क्रीम बटर, सादा बटर, एंड एक होता है कल्चर्ड बटर। कल्चर्ड बटर में फर्मेंटेशन होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए जाते हैं, फर्मेंटेशन करके जो बटर बनेगा वो कल्चर्ड होता है, ठीक है। चलिए, तो माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वैरायटी। कल्चर्ड बटर बनाने के लिए माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। चीज, ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी दूध से बन सकती है। गाय का दूध हो गया, गधे का दूध हो गया, भैंस का हो गया, कैमल का हो गया, कुत्ते का भी दूध होता है, उससे भी चीज बनता होगा कहीं पे दुनिया में, विश्व में लोगों ने बना के देखा होगा। बकरी का दूध हो गया, भेड़, शीप, उसके भी दूध से बन सकता है। लेकिन जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, जो कॉमर्शियल चीज हमें मिलता है, दुकानों में मिलता है, वो किससे बनता है? गाय के दूध से बनता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसके दूध से हो रहा है? गाय के दूध से हो रहा है। तो कहानी क्या है? इसके जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आइए समझते हैं। चलो, सबसे पहले जो दूध आ रहा है उसका हमें क्या करना है? केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करना है। क्या इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है? क्या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बराबर है, प्रोटीन का कंटेंट बराबर है, फैट का कंटेंट बराबर है? तो ये केमिकल टेस्ट हो गया। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, मतलब कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन तो नहीं है। वो सब टेस्टिंग होने के बाद दूध को पास किया जाएगा। चलो ठीक है, फिर उसको उबाला जाएगा पास्चराइजेशन वगैरह करके। फिर आगे क्या होगा? उसके अंदर हम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें रटने हैं। रटने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फ्लैश कार्ड यूज कीजिए, मजा आएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, इनको हम ऐड करते हैं दूध के अंदर। ये तीनों क्या करते हैं? सेम काम करते हैं, लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा तो दूध कैसा होगा? खट्टा। इट विल इंपार्ट सारनेस, पीएच विल बी लेस देन 7। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद हमें इसके अंदर डालना पड़ता है रेनेट। अच्छा, ट्रेडिशनली मतलब पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो चीज बनाने के लिए सिर्फ रेनेट का इस्तेमाल किया जाता था। रेनेट क्या होता है? एक एंजाइम है, एक एंजाइम है जो हमें कहां से मिलता है? कैटल। कैटल में भी बड़ा कैटल नहीं, जो बच्चे होते हैं, बछड़ा होता है, काफ। काफ समझते हो ना? काफ, बछड़े के स्टमक में से ये एंजाइम हमें मिलता है, हमें मतलब उनको मिलता है जो लोग बनाते हैं चीज। रेनेट से क्या होता है ना, दूध कोएगुलेट होता है, प्रोटीन्स कोएगुलेट होते हैं। एंड आपको दिख रहा है यहां पे गट्ठे बन गए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्डलिंग। कर्डलिंग बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कर्डलिंग। एंड ये जो गट्ठे बने हैं, ठीक है, गट्ठे, इनको हम योगर्ट बोलते हैं, ठीक है, योगर्ट। कर्डलिंग से योगर्ट बनता है, ऐसा आप बोल सकते हो। कहानी समझ में आ रही है? लेकिन रेनेट डालने के बाद जो चीज बनेगा उसको हम लोग तो खाएंगे नहीं, वो वेजिटेरियन चीज है नहीं। तो आजकल अगर वेजिटेरियन चीज बनाना है तो हमें एक एंजाइम प्रोटीएज, ये कहां से मिलता है? फंगस से मिलता है। एंड ये एंजाइम भी सेम काम करता है जो रेनेट करता है, ठीक है। वैसे रेनेट आज भी यूज होता है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पे रेनेट यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में आपको जो भी चीज मिलता है वो सब कुछ वेजिटेरियन चीज है, ठीक है, वेजिटेरियन तरीकों से बनाया गया है। रेनेट वगैरह आपको इंडिया में कहीं पे भी मिलेगा नहीं, ठीक है। कहानी समझ में आई आपको? 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किए, उन्होंने खट्टा बनाया, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया। उसके बाद रेनेट डाला जाता था। रेनेट डालने के बाद कर्डलिंग होती है, कर्डलिंग, गट्ठे बनते हैं, उनको हम योगर्ट बोलते हैं। आजकल प्रोटीएज यूज किया जाता है जो फंगस से मिलता है वेजिटेरियन चीज बनाने के लिए। चलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई, तो आगे चलते हैं। अब ये जो भी योगर्ट है, योगर्ट, उसको साइड में किया जाएगा। एंड जो पानी बचा है उसको क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं, वे। तो अब क्या किया जाएगा? वी विल रिमूव द वे टू अचीव अ डेंस टेक्सचर। सारा पानी हम निकाल देंगे तो मुझे बताओ ये जो योगर्ट है वो और ज्यादा डेंस हो जाएगा, और ज्यादा घट हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अब वी विल कट द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, टुकड़े किए जाएंगे, उसको और वॉश किया जाएगा। उसके ऊपर सॉल्ट को रब किया जाता है, या तो सॉल्ट को स्प्रिंकल किया जा सकता है, या तो ये आपको पानी दिख रहा है, वॉश बोला है,
सॉल्ट वाटर के अंदर भी उसको रखा जा सकता है फ्लेवर डेवलप करने के लिए, उसके ऊपर सॉल्ट को छिड़का जा सकता है या फिर सॉल्ट को रब भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं, कट किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, रबिंग किया जाएगा, सॉल्टिंग किया जाएगा, ये सब होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे लास्ट में, वी विल मिक्स एसेंशियल माइक्रोब्स। आपको पता है कुछ कुछ प्रकार के जो चीज होते हैं उनके अंदर एक और फंगस ऐड किया जाता है एंड बाद में उस चीज को रख दिया जाता है 6 महीने 1 साल के लिए डेवलप होने के लिए, राइप होने के लिए, और वो फंगस अंदर ग्रो होगा, एक और फ्लेवर डेवलप होगा। ब्लू चीज गूगल करना आप, ब्लू चीज, तो उसमें फंगस वगैरह ऐड किया जाता है, उसके वजह से फ्लेवर आता है। तो यहां पर इस स्टेप में और कोई एडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ऐड करना है तो किया जा सकता है, फंगस ऐड करना है तो किया जा सकता है, कलर ऐड करना है, फ्लेवर ऐड करना है, तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड लास्ट में क्या करेंगे, वी विल प्रेस द चीज, और अगर थोड़ा पानी बचा है तो पानी हमें निकालना है तो उसको प्रेस किया जाएगा, फिर से कटिंग वगैरह जो हो रही है, एंड बाद में स्टोर फॉर राइपनिंग, इस तरह से स्टोरेज में चला जाएगा। अलग अलग चीज को अलग अलग टाइम के लिए राइप किया जाता है, किसी को 3 महीना रखते हैं, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, डिपेंड करता है ना। जितना ज्यादा आप उसको स्टोर करोगे उतना वो कड़क होगा, उतना उसका मॉइस्चर निकल जाएगा, उतना वो कड़क हो जाता है, उतना महंगा हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी चीज प्रोडक्शन की। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब एग्जाम में क्या पूछा गया था क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस चीज, मिल्क, है ना, बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। मिल्क को यूज किया जाता है चीज बनाने के लिए, काउ मिल्क लिखो, काउ मिल्क, दूध, गाय का दूध, मिल्क। विच एंजाइम वाज यूज्ड अर्लियर, रेनेट, ठीक है, आज भी यूज किया जाता है बाकी के देशों में। ठीक है, विच एंजाइम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज, प्रोटीएज, प्रोटीएज कहां से मिलता है, एंजाइम से मिलता है, फंगस से मिलता है, सॉरी। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है, ये 3 मार्क के लिए पूछा, बोलो इतना पूरा कहानी आप पढ़ो एंड एग्जाम में क्या पूछते हैं, चीज बनता किससे, दूध से बनता है। चलो आगे चले। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, दे आर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट जिनके अंदर एक्टिव बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया मिलेगा। कौन सा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी या कसाई, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है कर सकते हो, एंड बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। और भी दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन ये 3 एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है तो 3 ही लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी एंड बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। ये लोग क्या करेंगे, ये आपके पेट को आराम देंगे। देखिए ध्यान से सुनना, दे बैलेंस इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखते हैं। दे आर द गुड बैक्टीरिया इन योर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये प्रोबायोटिक खाने से क्या होगा, इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस आएगा, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा, एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस होंगे। कौन से, क्लोस्ट्रीडियम। देखो क्लोस्ट्रीडियम हार्मफुल है, उसका पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो हमें जुलाब हो जाता है। ठीक है, पेट गड़बड़ वगैरह जो होती है उसमें इसका हाथ होता है, क्लोस्ट्रीडियम का। तो इसलिए डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो बोलता है दही खाओ, दही क्या है, प्रोबायोटिक है। ठीक है, उससे क्या होगा, हेल्पफुल बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, सिंपल बात है। चलो फिर ये प्रोबायोटिक अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, सच एज योगर्ट, बेसिकली दही, केफिर भी एक प्रकार का फर्मेंटेड ड्रिंक होता है, सावर क्राउट, ये पत्ता गोभी समझते हो, कैबेज, उससे बना हुआ एक फर्मेंटेड सैलेड टाइप होता है। ठीक है, फिर डार्क चॉकलेट के अंदर भी ये बैक्टीरिया ऐड किए जा सकते हैं। मीजो सूप एक फर्मेंटेड सूप है, जापानीज सूप है मेरे हिसाब से। ठीक है, गूगल कर लो एक बार चाहिए तो, उसमें भी ये बैक्टीरिया ऐड किए जा सकते हैं। पिकल्स मतलब जो अचार होते हैं उनके अंदर भी बैक्टीरिया ऐड किए जा सकते हैं, ऑयल्स में भी ऐड किए जा सकते हैं, कॉर्न सिरप में भी, आर्टिफिशियल स्वीटनर इनके अंदर भी बैक्टीरिया ऐड किए जा सकते हैं, एंड माइक्रो एल्गे लाइक स्पिरुलिना एंड क्लोरेला, ऐसा एल्गे का पाउडर आता है, इस पाउडर के अंदर भी ये गुड बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। पाउडर को खाने से क्या होगा, पेट में आराम मिलेगा, गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कुछ कुछ एग्जांपल याद रखो, योगर्ट है, केफिर है, साउरक्राउट है, मीजो सूप है, डार्क चॉकलेट हो गया, और क्या हो गया, ऑयल, कॉर्न सिरप, पिकल्स, माइक्रो एल्गे, आर्टिफिशियल स्वीटनर। 2-3 बार एक बार रीड करो, याद हो जाएगा। फ्लैश कार्ड्स यूज करोगे, याद हो जाएगा। नाउ प्रोबायोटिक खाने से क्या होगा, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी बनेगी, मतलब उनका क्या, पॉपुलेशन बढ़ेगा आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, गट मतलब इंटेस्टाइन। इट विल रेगुलेट अदर माइक्रोब्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कम करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, एंड आपका डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। बेनिफिट्स इंक्लूड बूस्टिंग इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, बीमारी को फाइट कर सकते हो इजीली। इट विल रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं
उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसके वजह से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके बॉडी में, एंड ये प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, उनके भी हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करते हैं। मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, आपके बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनका हार्मफुल इफेक्ट कम होता है। एंड रीएक्टिवेटिंग माइक्रोब्स इनएक्टिवेटेड बाय एंटीबायोटिक। अब आपको कोई इंफेक्शन हुआ तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक खाने बोलता है। एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, बैड बैक्टीरिया तो मरता है लेकिन साथ में गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है। तो एंटीबायोटिक अगर हैवी खाया है तो जुलाब होता है, बिकॉज आपका गुड बैक्टीरिया भी मरा है। तब जाके हम क्या खाएंगे, प्रोबायोटिक खाएंगे, ताकि गुड बैक्टीरिया को हम फिर से एक्टिवेट कर पाए, उसका पॉपुलेशन फिर से बढ़ा पाए। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? एंड लास्ट में दे आर प्रोबायोटिक्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायरिया। जुलाब हुआ है तो प्रोबायोटिक खाओ, दही खाओ। एंड इवन पोल्ट्री हेल्थ, पोल्ट्री मतलब चिकन फार्मिंग वगैरह जो करते हैं, चिकन को जो खाना दिया जाता है उसके अंदर भी प्रोबायोटिक ऐड किए जाते हैं, ताकि जो चिकन्स हैं उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे, ज्यादा अंडे दें, बीमार ना पड़े। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं प्रोबायोटिक्स की। ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है, सिंपल भाषा में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, चलिए ब्रेड की बात करेंगे। ब्रेड मतलब पाव। चलो, ब्रेड बनता किससे है? आटे से बनता है। सीरियल मतलब अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स होते हैं, मल्टीग्रेन आटा आपने सुना होगा, मल्टीग्रेन ब्रेड बनता है। आटा हो गया, आटे के अंदर ईस्ट ऐड किया जाएगा। ईस्ट क्या है? फंगस है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, यूनिसेल्युलर फंगस। पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और दूसरे इंग्रेडिएंट आपको ऐड करने हैं, कोई फ्लेवर ऐड करना है या कुछ भी, जो भी ऐड करना है डालो। कोई फ्रूट वगैरह भी ऐड किया जाता है, फ्रूट के ब्रेड बनते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। चलो, तो क्या होगा, ये जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस, इट विल फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा इनटू CO2 एंड एथेनॉल। बाय द वे, ये जो ईस्ट होता है, बेकर्स ईस्ट, वो पाउडर फॉर्म में मिलता है। अगर मुझे घर पे ब्रेड बनाना है, ठीक है, घर के लिए होममेड ब्रेड, तो उसमें मुझे ये जो पाउडर ईस्ट आता है, बेकर्स ईस्ट, इसको यूज करना पड़ता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ, CO2 बनेगा। CO2 क्या है? गैस है। तो आपका जो आटा है वो धीरे धीरे फूलेगा, आपको दिख रहा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं, वो ट्रैप हो जाएंगे। एंड फिर आप बोलोगे सर इथेनॉल का क्या हुआ? देखो, आप इसको पकाओगे, आप इसको हीट करोगे, इथेनॉल उड़ जाएगा, साथ ही साथ CO2 भी बाहर आएगा। तो आपका जो ब्रेड है वो कैसा बनेगा? आटा फूला, डो विल राइज, एंड जब आप उसको पकाओगे द ब्रेड विल बिकम स्पॉन्जी। ठीक है, ब्रेड आपका स्पॉन्जी बनेगा, नरम बनेगा। अब जो बड़ी बड़ी बेकरीज होती है, इंडस्ट्रियल बेकरी, उनके अंदर कॉम्प्रेस्ड ईस्ट यूज किया जाता है। इस तरह एक ब्लॉक होता है, आपको दिख रहा है, पूरा एक बड़ा ब्लॉक है कॉम्प्रेस्ड ईस्ट, और इस ईस्ट के अंदर और भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा कुछ फैट, विटामिन, मिनरल डाल दिया, कुछ प्रोटीन डाल दिया। तो ये जो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट होता है ब्लॉक, उसके अंदर न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट कहां यूज किया जाएगा? बेकरी में। एंड अगर घर के लिए यूज करना है तो ड्राई एंड ग्रैन्युलर फॉर्म फॉर होम यूज, पाउडर फॉर्म घर के लिए। एंड बड़ी बड़ी बेकरी में इस तरह से कॉम्प्रेस्ड ईस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, कॉम्प्रेस्ड ईस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंड इसके वजह से ब्रेड कैसा है? न्यूट्रिशियस है। लेकिन जो हम वड़ा पाव का जो पाव खाते हैं वो जरा भी न्यूट्रिशियस नहीं है। ये आप बोलोगे मम्मी को, हे पार्थ सर ने बोला है न्यूट्रिशियस है, खाने का रोज वड़ा पाव, नहीं, गलत बात है ना। ये जो छोटी छोटी बेकरीज होती हैं उनमें जो फ्रेश ब्रेड मिलता है ना वो अच्छा होता है, या फिर जो बाहर के देशों में वगैरह जो ब्रेड बनाए जाते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो हमें वड़ा पाव का जो पाव मिलता है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर कभी देख लोगे ना किस तरह से बनाया जाता है, कभी नहीं खाओगे जीवन में। यूट्यूब पे देख लो, हाउ द ब्रेड पाव इज मेड। उसका जो आटा है उसको पैर से मिक्स किया जाता है, ऐसे। देखो वीडियो एक बार, देख लो, खाओगे नहीं कभी वापस। चलिए, तो ये हो गई आपकी ब्रेड की कहानी। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था, एकदम इजी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर भी दिए हुए हैं। दिस इज लाइक फ्री मार्क्स, ले लो, लूट लो। डो इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट के साथ आप क्या डालोगे? और सॉल्ट डाल सकते हैं, हाँ सॉल्ट ही है, सॉल्ट, वाटर, और क्या डाल सकते हो?
डो इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ बेकर्स ईस्ट। अच्छा, बेकर्स ईस्ट का नाम लिखना है तो यहां लिखेंगे सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, वाटर, सॉल्ट एंड अदर नेसेसरी मटेरियल्स विद फ्लावर। ठीक है। ड्यू टू डैश ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, fermentation of carbohydrates by yeast, sugar is converted into CO2 and ethanol. Dough rises due to CO2 and the bread becomes naram. Bread and other products produced with the help of yeast become nutritive. वैसे तो न्यूट्रिटिव नहीं होता, लेकिन यहां दिया है तो लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, विनेगर की बात करेंगे। विनेगर प्रोडक्शन, विनेगर इज 4% एसिटिक एसिड CH3COH, छत्रिकु। 4% का मतलब क्या? मेरे पास अगर एक बाटली है, किसकी बाटली है? विनेगर की बाटली है, उसके अंदर 100 ml विनेगर है, तो उसमें से 96 ml पानी रहेगा एंड 4 ml एसिटिक एसिड रहेगा। इसको हम बोलते हैं 4% सॉल्यूशन, 4% एसिटिक एसिड। ठीक है, 96 ml वाटर, 4 ml एसिटिक एसिड। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। खट्टा होता है, एसिड है ना, खट्टा होता है। इट इज यूज्ड टू ऐड सारनेस एंड प्रिजर्व फूड, पिकल, सॉसेस, अचार वगैरह, चटनी है, सॉस है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक खराब ना हो, इसलिए विनेगर ऐड किया जाता है। कैसे बनता है? हम फ्रूट जूस लेंगे, मेपल सिरप लेंगे, मोलासेस लेंगे, स्टार्च लेंगे, ये सारी चीजें हमने ली, उसका हम फर्मेंटेशन करेंगे। फ्रूट जूस, मेपल सिरप, मोलासेस, स्टार्च, इसका फर्मेंटेशन किया जाएगा बाय सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए एंड इससे क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस, मेपल सिरप, मोलासेस, स्टार्च बाय यूजिंग ईस्ट। ठीक है, चलो फिर क्या हुआ? अब एथेनॉल को कन्वर्ट करना है इनटू एसिटिक एसिड, तो हम एसिटोबैक्टर, ग्लूकानोबैक्टर ऐड करते हैं। दे विल डिग्रेड मतलब कन्वर्ट, ब्रेक डाउन एथेनॉल इनटू एसिटिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट मतलब कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट यहां पे बनते हैं, उनको हमें सेपरेट करना है। तो एसिटिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है। एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड बाय रेयरफेक्शन। अब ये रेयरफेक्शन का इस प्रोसेस में कोई बड़ा मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन एक्चुअल जो सेपरेशन है वो डिस्टिलेशन से किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर अगर आपके एसिटिक एसिड में कोई कलर वगैरह है तो उसको मुझे ब्लीच करना पड़ेगा, कलर को निकालना पड़ेगा विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये केमिकल इसको यूज करके मैं ब्लीचिंग करूंगा, कलर निकाल दूंगा एंड बाद में पास्चराइज करूंगा। कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई हार्मफुल पैथोजन अगर प्रेजेंट है तो वो मर जाए, पास्चराइजेशन किया जाएगा। एंड उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ SO2 गैस विल बी एडेड टू कंप्लीट द विनेगर प्रोडक्शन। SO2 क्या है? एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाएगा ताकि आपका विनेगर खराब ना हो, लंबे समय तक अच्छा रहे, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? विनेगर क्या होता है? 4% एसिडिक एसिड होता है। इट इज यूज्ड टू ऐड सारनेस टू पिकल्स, चटनीज, सॉसेस। एथेनॉल कैसे बनेगा? बाय फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस, मेपल सिरप, स्टार्च और क्या है? मोलासेस। एथेनॉल बन जाएगा, इसके लिए सैक्रोमाइसिस यूज करेंगे, फिर एथेनॉल को कन्वर्ट करेंगे इनटू एसिटिक एसिड यूजिंग ग्लूकानोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। यहाँ पे एसिटिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उनको सेपरेट करेंगे बाय रेयरफेक्शन। उसके बाद ब्लीचिंग किया जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, उसके बाद पास्चराइजेशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में SO2 ऐड करेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव एंड दिस विल कंप्लीट विनेगर प्रोडक्शन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। आगे चलते हैं। केमिकली विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। इतना ही पूछा गया है 1 मार्क के लिए। इतना बड़ा टॉपिक पढ़ाया लेकिन पूछा क्या गया? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 4% एसिटिक एसिड क्या है? विनेगर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH3COH। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। चलिए, अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज का ये जो डिब्बा है, इसको भी हमें याद करना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं अगर कॉफी की बात करूं तो इसमें कौन सा फ्रूट यूज किया जाता है? यहाँ पे ये आदमी फ्रूट धो रहा है, आपको दिख रहा है। कौन सा फ्रूट है? कैफिया अरेबिका। कैफिया अरेबिका, कैफिया अरेबिका। इसके अंदर जो सीड होता है उसी को हम कॉफी बीन बोलते हैं एंड उसी से कॉफी बनती है। ठीक है, तो मुझे उस सीड को सेपरेट करना है फ्रूट में से। इसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सीड को फ्रूट से निकालने के लिए सीड के ऊपर एक और कोटिंग भी होती है, उसको भी फर्मेंटेशन से निकाला जाता है। एट द सेम टाइम जो फ्लेवर है कॉफी का वो भी डेवलप होता है फर्मेंटेशन से। तो यहाँ पे कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है? लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। फर्मेंटेशन का भी काम करता है एंड सीड को सेपरेट करता है फ्रूट से, सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फ्रूट। ठीक है, अब मुद्दे की बात। आपको मैंने 3 बात बता दिया, फ्रूट कौन सा, कैफे अरेबिका, माइक्रोब कौन सा, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, एंड रोल क्या है उसका? सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फ्रूट। अब बताओ
फ्लैश कार्ड का यही तो पॉइंट है, एक बार रीड करो फिर उसको याद करो। एक्टिव रिकॉल, फ्रूट कौन सा था? कैफिया अरेबिका, पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में समझेंगे। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, एंड रोल क्या था? सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फ्रूट। ठीक है, हर कार्ड पे नहीं लिखने वाला हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। चलो फिर बात करते हैं कॉफी की, कोको की। कोको मतलब बेसिकली चॉकलेट। तो इसके लिए फ्रूट कौन सा है? थियोब्रोमा कैकाओ। ये जो आपको फ्रूट यहां पे दिख रहा है, ये इतना बड़ा फ्रूट होता है, ठीक है, बड़ा फ्रूट होता है, इसको कोको पॉड बोलते हैं, कैकाओ पॉड, पॉड बोला जाता है। उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, आपको दिख रहा है। उसके ऊपर भी कुछ शेमबोर्ड के जैसा कवरिंग है, थोड़ा चिकट चिकट कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं? म्यूसिलाज, म्यूसिलाज। एंड ये म्यूसिलाज को भी निकालने के लिए फर्मेंटेशन किया जाएगा, उसके लिए माइक्रोब्स यूज करेंगे, कैंडिडा, हांसेनुला, पिशिया, सैकरोमाइसिस। ये चारों फंगस हैं, एक प्रकार के फंगस हैं, कैंडिडा, हांसेनुला, पिशिया, सैकरोमाइसिस। ठीक है, क्या करते हैं? सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम फ्रूट, एंड बाद में क्या बनेगा? कोको बनेगा। चलो बताओ, फ्रूट कौन सा था? थियोब्रोमा कैकाओ। माइक्रोब कौन सा था? कैंडिडा, हांसेनुला, पिशिया, सैक्रोमाइसिस। एंड रोल क्या है? सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम द फ्रूट। चलो, वाइन बनती है ग्रेप से, माइक्रोब यूज किया जाएगा ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, शुगर का ब्रेकडाउन करेगा इनटू CO2 एंड एथेनॉल। CO2 तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या? एथेनॉल, उससे बनेगा वाइन। तो सैक्रोमाइसिस क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप जूस। चलिए बताइए, फ्रूट कौन सा था? ग्रेप्स। माइक्रोब क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। रोल क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ द जूस। फिर बात करेंगे सिडर, एप्पल सिडर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एप्पल सिडर विनेगर बोला जाता है, एप्पल सिडर विनेगर। तो यहां पर भी फ्रूट कौन सा रहेगा? एप्पल सिडर ही बोलो, विनेगर मत बोलो, एप्पल सिडर। फ्रूट रहेगा एप्पल, माइक्रोब रहेगा सैक्रोमाइसिस, सेम चीज करेगा, शुगर का ब्रेकडाउन करेगा, फर्मेंटेशन करेगा इनटू CO2 एंड एथेनॉल, फर्मेंटेशन ऑफ द जूस। तो बताओ, फ्रूट कौन सा है? एप्पल है। माइक्रोब कौन सा है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। रोल क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ द जूस। याद रहेगा। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस गिव्स अस द बेवरेज। ब्रेविस कहां यूज किया जाता है? कॉफी। फ्रूट कौन सा है? कैफिया अरेबिका। क्या करता है? सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फ्रूट। बेवरेज इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ एप्पल जूस, सिडर। चलिए, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। माइक्रोबियल एंजाइम्स की बात करेंगे। सर एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक केमिकल है, हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उनको एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दे आर केमिकल्स विच कंट्रोल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट इज माइक्रोबियल एंजाइम? ऐसे एंजाइम जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, इनको माइक्रोबियल एंजाइम बोलते हैं। तो आजकल नया ट्रेंड आया है, केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल कैटलिस्ट यूज नहीं किए जाएंगे, माइक्रोबियल एंजाइम यूज किए जाएंगे। नाउअडेज माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। बेसिकली कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन हम केमिकल कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, माइक्रोबियल एंजाइम यूज करेंगे। क्या फायदा है माइक्रोबियल एंजाइम का? देखते हैं, समझते हैं। These enzymes work efficiently at low temperature। बहुत ज्यादा गर्मी की इनको जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी ये लोग काम करते हैं। इनको कोई क्रेजी पीएच की जरूरत नहीं है, नॉर्मल 7 न्यूट्रल पीएच पे भी ये लोग काम कर सकते हैं। कोई हाई प्रेशर की जरूरत नहीं है, लो प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी ये लोग काम कर सकते हैं। तो ये लोग एनर्जी को बचा रहे हैं, खर्चा कम हो रहा है, लो टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर। ठीक है, सेव एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनको नॉर्मल कंडीशंस पे यूज कर रहा हूं, लो टेम्परेचर, नॉर्मल पीएच, तो मुझे कोई बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है क्या? नहीं, सादा इंस्ट्रूमेंट्स भी चलेगा। तो मुझे इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। इरोजन प्रूफ मतलब बहुत ही मजबूत बना हुआ इंस्ट्रूमेंट जो इजीली खराब नहीं होता लेकिन महंगा आता है। तो मुझे इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, सादा इंस्ट्रूमेंट चलेगा। ठीक है, इट इज नॉट नीडेड ड्यू टू माइल्ड रिएक्शन कंडीशन। अपना रिएक्शन कंडीशन कैसा है? आराम से, लो टेम्परेचर, नॉर्मल पीएच, लो प्रेशर, ठीक है, न्यूट्रल पीएच, ऐसा बोल सकते हो आप। एंजाइम्स परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसेस, मतलब आपको जो बनाना है, आपको जो कोई केमिकल बनाना है वही केमिकल बनेगा, फालतू के बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनते। तो यहां पर अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेंगे एंड इट विल रिड्यूस द प्यूरिफिकेशन कॉस्ट। हमने विनेगर बनाया था तो उसमें डिस्टिलेशन करना पड़ा बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, तो वहां पे भी खर्चा है ना। तो यहां पर अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, तो प्यूरिफिकेशन का खर्चा बच गया। दूसरी बात, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स भी नहीं बनते। ये जो एंजाइम्स हैं इनको हम रीयूज कर सकते हैं। अगर इनको हम रीयूज कर रहे हैं तो वेस्ट एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन अवॉइड हो रहा है। इनको फेंकने की या इनको डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं है, इनको हम रीयूज करेंगे।
एंड इट विल मेक देम इको फ्रेंडली, नेचर के लिए अच्छे हैं, एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं, खर्चा भी कम हो रहा है। चलो, एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम्स इंक्लूड ऑक्सीडोरेडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, लाइगेजेस, आइसोमरेजेस। ये लोग रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठंडे टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, इसलिए इनको डिटर्जेंट में ऐड किया जाता है। एंजाइम्स आर मिक्स्ड विद डिटर्जेंट टू इनेबल डर्ट रिमूवल एट लो टेम्परेचर। कपड़ा आप धो सकते हो, ठंडे पानी में भी कपड़ा धो सकते हो, गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है। तो जो डिटर्जेंट पाउडर आती है या फिर लिक्विड डिटर्जेंट आता है, उसके अंदर भी एंजाइम ऐड किए जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ एकदम पनीर टिक्का खा लिया आपने, वो पूरा टिक्का वगैरह आपके टी शर्ट पे गिरा है, तो सब तेल वेल इसके उसके दाग लगे हुए हैं ना, तो वो सब चीजें ब्रेक डाउन करने का काम अच्छे से एंजाइम करता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, ये हमें लर्न करना है। बाय द वे ये है डिटर्जेंट पाउडर। अब आप लोग कमेंट में लिखोगे हाँ ये ब्लू ब्लू कलर का जो है, ये जो ब्लू ब्लू कलर का है, क्या ये एंजाइम्स है? नहीं बेटा, ये सिर्फ कुछ फ्लेवर वगैरह सुगंध आता है ना आपको कि हाँ कपड़े में से नींबू का सुगंध आ रहा है, तो कुछ फ्लेवर वगैरह ऐड किया जाता है, वो ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। बाकी एंजाइम्स जो हैं वो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐड किए जाते हैं, तो वो आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए, तो एग्जाम में ये जो गिव रीजन है वो आई थिंक 2 से 3 बार पूछा गया है, ये सेम गिव रीजन, माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री, 2 मार्क के लिए। तो ये बढ़िया से 1, 2, 3 और 4 पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। दे आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, ड्यू टू विच एनर्जी सेव होती है, इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी, स्पेसिफिक प्रोसेस होगी तो अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्यूरिफिकेशन का खर्चा बचेगा, एलिमिनेशन डिकम्पोजिशन की जरूरत नहीं है, इनको रीयूज कर सकते हैं, दे आर इको फ्रेंडली, हेंस इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटलिस्ट माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, मजा आ गया इतना। अब ये जो टेबल है ऑर्गेनिक एसिड का, पूरे चैप्टर में सबसे इरिटेटिंग कोई टॉपिक है तो वो यही टेबल लगता है मुझे। इसके अलावा सारे टॉपिक समझाए जा सकते हैं और लर्न भी किए जा सकते हैं। ये थोड़ा अनोइंग है, बच्चों के लिए तो है ही, मेरे लिए भी है, बट कोई बात नहीं, इसको भी अच्छे से करेंगे। यहाँ पे एक ही बात बताना चाहूंगा, ये जो अमीनो एसिड लिखा है ना, बाय द वे ये सारे अमीनो एसिड नहीं है, इसमें से सिर्फ ये जो एल ग्लूटामिक एसिड है वो एक अमीनो एसिड है, उसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। एसिड है लेकिन सारे अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है ये गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड आना चाहिए, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स। चलिए समझते हैं क्या कहानी है इस टेबल की। सबसे पहला एसिड कौन सा है, एल ग्लूटामिक एसिड। तो ये एल ग्लूटामिक एसिड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। तो उसका सोर्स क्या होगा, सोर्स मतलब रॉ मटेरियल क्या होगा जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, जिसको फर्मेंट करेंगे, है ना। तो वो सोर्स क्या है, कौन से बैक्टीरिया या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाएंगे, कहीं कहीं पे फंगस वगैरह भी यूज की जा सकती है, तो कौन से माइक्रोब यूज करेंगे, एंड बाद में ये एल ग्लूटामिक एसिड बनने के बाद इसका यूज क्या है। तो ये 3 बातें आपको यहां पे बतानी है। सोर्स मतलब क्या, रॉ मटेरियल जिससे एसिड बनाया जाएगा, कौन से माइक्रोब यूज किए जाएंगे, एंड उस एसिड का यूज क्या है, ये 3 बातें आपको बतानी है। तो आइए समझते हैं एक एक फटाफट। सोर्स क्या है, यहां पर शुगर एंड बीट मोलासिस। आपको सिंपल बताता हूं, शुगर एंड बीट मोलासिस क्या होते हैं। शुगर फैक्ट्री में शुगर बनने के बाद, शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं वो बनने के बाद एक ब्राउन कलर का सिरप बच जाता है, उसको मोलासिस बोलते हैं। वैसे ही बीट से भी ये सेम प्रोसेस की जाती है, बीट से भी शुगर बनाया जा सकता है, उसके भी प्रोडक्शन के बाद जो एक वेस्ट प्रोडक्ट बचता है ब्राउन कलर का सिरप जैसा लिक्विड होता है, इट इज कॉल्ड एज मोलासिस। एंड इसमें अमोनिया सॉल्ट भी ऐड किया जाता है एज अ नाइट्रोजन सोर्स। जो बैक्टीरिया हैं उनको भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो अमोनिया सॉल्ट क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो ये सोर्स हो गया। कौन सा बैक्टीरिया ऐड किया जा रहा है, ब्रेविबैक्टीरियम एंड कोरिनोबैक्टीरियम, ब्रेविबैक्टीरियम कोरिनोबैक्टीरियम। सोर्स क्या है, शुगर एंड बीट मोलासिस, अमोनिया सॉल्ट। बैक्टीरिया कौन सा है, माइक्रोब कौन सा है, ब्रेविबैक्टीरियम कोरिनोबैक्टीरियम, ठीक है। एल ग्लूटामिक एसिड बन गया, फिर ये ग्लूटामिक एसिड कहां यूज किया जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ अजीनोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चाइनीज सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जो चाइनीज हम खाते हैं नूडल्स, हाका नूडल्स, उसके अंदर जो सॉल्ट ऐड किया जाता है। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, इसलिए इसका यूज कम किया गया है, अजीनोमोटो यूज नहीं किया जाता ज्यादा। बहुत सारी स्टडीज हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के ऊपर, लेकिन आज भी यूज किया जाता है। एंड वो जो स्टडीज हैं वो भी कंक्लूसिव नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा ठोस प्रूफ नहीं है कि ये हार्मफुल है। बहुत सारे देशों में यूज किया ही जाता है, खुलेआम यूज किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कहानी समझ में आई। चलो अभी
सब कुछ गायब करके हम इसको एक बार याद करेंगे अच्छे से। सोर्स क्या था भाई? शुगर एंड बीट मोलासेस एंड अमोनिया सॉल्ट। अमोनिया क्यों डाला था? नाइट्रोजन सोर्स। माइक्रोब कौन सा था? ब्रेविबैक्टीरियम कोरिनोबैक्टीरियम। यूजेस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं सिट्रिक एसिड पे। सिट्रिक एसिड बनाने के लिए सोर्स क्या रहेगा हमारा? शुगर मोलासेस एंड सॉल्ट। ठीक है, शुगर मोलासेस सॉल्ट। माइक्रोब कौन सा रहेगा? एस्परजिलस नाइजर। ये क्या है? एक प्रकार का फंगस है, एस्परजिलस निगर नहीं बोला है, नाइजर। ठीक है, यूज क्या रहेगा? सिट्रिक एसिड बनने के बाद सिट्रिक एसिड को कहाँ यूज किया जाएगा? ड्रिंक में, टॉफी में, चॉकलेट में, खट्टा बनाने के लिए। ठीक है, सिट्रिक एसिड चीजों को खट्टा बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग ड्रिंक है, टॉफी है, चॉकलेट्स हैं, उनके अंदर यूज किया जा सकता है। चलो सब कुछ गायब करेंगे एक बार। सोर्स क्या है? मोलासेस हैं, सॉल्ट है, शुगर मोलासेस एंड सॉल्ट। माइक्रोब कौन सा? एस्परजिलस नाइजर। यूज क्या है? ड्रिंक्स हैं, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड, इसका सोर्स क्या रहेगा? ग्लूकोज एंड कॉर्न स्टीप लिकर। एक कनेक्शन आपको यहां मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोज से बन रहा है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। अब ये कॉर्न स्टीप लिकर क्या होता है आपको पता है? जो मकाई होती है, कॉर्न, उसकी एक प्रोसेस की जाती है, उसको बोलते हैं वेट मिलिंग। वेट मिलिंग, बेसिकली वेट मिलिंग मतलब क्या? ग्राइंडिंग। ठीक है, ये जो कॉर्न है, मकाई, उसका पेस्ट बनाया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है, उसको वेट मिलिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस करने के पहले पानी लिया जाता है, उसके अंदर कॉर्न को भिगोया जाता है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पानी के अंदर हमने मक्काई को भिगो के रखा है, तो क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉर्न है उसका ग्राइंडिंग होगा, पेस्टिंग वगैरह बनाएंगे वो लोग, वेट मिलिंग करेंगे। लेकिन ये जो पानी बचा है, ये जो पानी बच गया जिसके अंदर कुछ चीजें डिसॉल्व हुई, कुछ न्यूट्रिएंट डिसॉल्व हो गए, इसको बोलते हैं कॉर्न स्टीप लिकर। समझ में आई बात? कॉर्न स्टीप लिकर क्या होता है, यहां से आता है। चलो, तो ग्लूकोज एंड कॉर्न स्टीप लिकर यहां पे यूज किया जाएगा एज अ सोर्स। कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रोब यूज करेंगे? एस्परजिलस नाइजर। ये क्या है? फंगस है एक प्रकार का। एंड ये ग्लूकोनिक एसिड को कहां यूज किया जाता है? इट विल बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स विच आर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। सिंपल आपको एक बात बताता हूं, ये जो ग्लूकोनिक एसिड है, इसको यूज करके, ग्लूकोनिक एसिड को यूज करके कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड आयरन ग्लूकोनेट, ठीक है, ये केमिकल्स बनाए जाएंगे एंड इनको हम टैबलेट्स में यूज करते हैं एज कैल्शियम एंड आयरन सप्लीमेंट। तो ग्लूकोनिक एसिड को हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल विच आर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, आयरन ग्लूकोनेट, ये सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं ग्लूकोनिक एसिड से। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई है? चलिए याद करेंगे ग्लूकोनिक एसिड का सोर्स क्या था। एक तो ग्लूकोज था, ग्लूकोनिक एसिड है तो ग्लूकोज है। कॉर्न स्टीप लिकर है। माइक्रोब कौन सा डाला? एस्परजिलस नाइजर। यूज क्या है इसका? प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स विच आर यूज्ड एज अ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। चलिए बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। अब जहां लैक्टिक एसिड है तो इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा होगा? ये आप गैस कर सकते हैं, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। ठीक है, सोर्स क्या है? मोलासेस एंड कॉर्न स्टीप लिकर। ठीक है, मोलासेस कॉर्न स्टीप लिकर। माइक्रोब कौन सा था? लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। फिर ये जो लैक्टिक एसिड बनेगा उसका यूज आपके टेक्स्ट बुक में दिया है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, लैक्टिक एसिड को डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज नहीं किया जाता। जब ये पूरी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन वगैरह हो रहा है, जब ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, साथ में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड कुछ प्रकार के लैक्टोबैसिलस होते हैं जो विटामिन्स वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब लैक्टिक एसिड तो बन रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ और भी दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम एज विटामिन्स यूज कर सकते हैं और एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें चैट जीपीटी ने मुझे बताई है। बाकी तो गूगल पे ज्यादा इसके मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले, काफी सर्च करने के बाद भी क्लियर आंसर नहीं मिलता है। बट अभी ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम लेकर चल रहे हैं। लैक्टिक एसिड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, लास्ट में याद करो सोर्स क्या था भाई? मोलासेस। क्या सही है? हाँ, मोलासेस कॉर्न स्टीप लिकर। माइक्रोब कौन सा था? लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। यूज क्या था? प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, आइटोकोनिक एसिड, इसका सोर्स क्या रहेगा? वही रहेगा मोलासेस एंड कॉर्न स्टीप लिकर। माइक्रोब रहेगा एस्परजिलस आइटोकोनियस। एंड ये जो आइटोकोनिक एसिड बनेगा इसको हम पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक
इंडस्ट्री, गम प्रोडक्शन, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है, पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए, गम बनाने के लिए। याद करेंगे एक बार, आइटोकॉनिक एसिड सोर्स क्या है, मोलासेस, कॉन्स्टिप लिकर, मोलासेस, कॉन्स्टिप लिकर, माइक्रोब क्या था, एस्परजिलस आइटोकॉनियस, यूज क्या था, पेपर, टेक्सटाइल, गम, प्लास्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, चलो देखते हैं कितना याद है अपने को। इस तरह कार्ड्स को आप 2-3 बार रन करोगे ना, बराबर चमक जाता है अंदर। सॉल्ट्स विच कैन बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, ये हमें मिलते हैं फ्रॉम ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सोर्स माइक्रोब अमीनो एसिड, वैसे यहाँ पे अमीनो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऑर्गेनिक आना चाहिए। चलिए मुझे बताइए, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या डालोगे आप, एस्परजिलस नाइजर डालोगे, ठीक है। फिर लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी से क्या बनाओगे आप, एक तो लैक्टिक एसिड बनाओगे, लैक्टिक एसिड, और दूसरा आप क्या यूज करोगे, मोलासेस, कॉर्न स्टीप लिकर। चलो फिर एस्परजिलस आइटोकॉनियस से क्या बनाओगे, आइटोकॉनिक एसिड। इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा थोड़ा आपको जंबल हो सकता है, लेकिन 2-3 बार यूज करेंगे कार्ड्स 100% याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलें। ज़ैंथन गम क्या होता है, ये जो पाउडर आपको दिख रही है ये है ज़ैंथन गम। इसको अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, गाढ़ा बनाने के लिए, थिकनेस देने के लिए। ठीक है, देखो ज़ैंथन गम एड्स थिकनेस टू आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक, इंस्टेंट सूप वगैरह, जो नौर का सूप आता है ना, और ये क्या गाढ़ा हो गया, इतना सा पाउडर हमने डाला, एकदम गाढ़ा सूप मिला, उसमें वो गाढ़ापन कहां से आता है, ज़ैंथन गम वगैरह से आ सकता है। ठीक है, कॉर्नफ्लावर जो होता है ना, मक्काई का आटा, उसको भी यूज किया जाता है काफी बार, कॉर्न स्टार्च यूज किया जाता है गाढ़ा बनाने के लिए, एंड ये ज़ैंथन गम भी यूज किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग स्टार्च एंड मोलासेस यूजिंग ज़ैंथोमोनास स्पीशीज। ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। आप मोलासेस क्या है समझते हो, स्टार्च क्या है समझते हो, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। तो ज़ैंथोमोनास फर्मेंटेशन करेगा एंड ज़ैंथन गम बनाकर देगा। ये कहां कहां यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, इट इज यूजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड हाई डेंसिटी। हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों में ये डिजोल्व हो सकता है, एंड गाढ़ा बनाएगा, आपके जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको गाढ़ा बना देगा, डेंस बना देगा। एप्लीकेशंस में देखो, फूड इंडस्ट्री फॉर थिकनिंग एंड स्टेबिलाइजिंग, प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट मतलब कलर्स, फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड, टेक्सटाइल पिगमेंट्स, ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। टूथपेस्ट बनाने में, हाई क्वालिटी पेपर, इन सब जगहों में ये यूज किया जाएगा ज़ैंथन गम। बैक्टीरिया कौन सा, ज़ैंथोमोनास स्पीशीज। चलिए ये एक और थोड़ा इरिटेटिंग टेबल है, लेकिन ये थोड़ा समझ में आता है, इसको भी हम लर्न कर लेंगे उसी प्रकार से। कौन से एसिड्स हैं जो इंपार्ट करते हैं एसिडिटी, एसिडिटी मतलब बेसिकली क्या, खटाश, सारनेस। तो कौन से एसिड्स हैं, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कौन से है, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को खट्टा बनाने के लिए, एसिडिटी देने के लिए इनको यूज किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, बाय द वे ये जो सारी चीजें हैं, ये सब कुछ माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से बनता है, मतलब फर्मेंटेशन से बनता है, सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेस, एंड उनके रोल्स, उनको हम कहां कहां यूज करेंगे। तो मैंने क्या पूछा, एसिडिटी देने के लिए सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, फिर प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा। ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आपको बताया था ना, एल ग्लूटामिक एसिड अभी हमने पढ़ा, अजीनोमोटो बनाने के लिए यूज किया जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीनों कौन है, ये तीनों अमीनो एसिड हैं। ये तीनों कौन है, अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। इनको प्रोटीन बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली प्रोटीन से चिपकने का काम करते हैं ये अमीनो एसिड, प्रोटीन्स को अटैच होने का काम करते हैं, इसको प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए फिर माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर्स कौन है, क्या करते हैं, नाइसिन एंड नेटामाइसिन, इनको अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जा सकता है ताकि अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ना हो, आपका जो भी फूड मटेरियल है वो खराब ना हो, उसके अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो ना हो। तो दीज आर माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर्स, माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देते, नाइसिन एंड नेटामाइसिन। ठीक है, चलो फिर विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये कौन है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कौन, विटामिन सी। व्हाट इज विटामिन B12, B2, ये जो हैं दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन्स। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या, हमने पढ़ा है कि खाने का अगर ऑक्सीडेशन हो, फूड प्रोडक्ट,
उनका अगर ऑक्सीडेशन हो, उसके अंदर कोई ऑयल है या फैट है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो खराब होगा, रैंसिडिटी होती है। तो ये चीजें फूड में ऐड की जा सकती हैं एज एंटीऑक्सीडेंट, ताकि वो खाना खराब ना हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इनको एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एज अ विटामिन सोर्स भी यूज कर सकते हैं। तो क्या पढ़ा? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B12 एंड B2। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? एक बार याद करने की कोशिश करनी है, थोड़ा पीछे जाएं, भले 2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, कोशिश पूरी करेंगे याद रखने की। एसिडिटी कौन इंपार्ट करता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, मालिक, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, बढ़िया। प्रोटीन बाइंडिंग, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। माइक्रोबियल रेस्ट्रिक्टर, माइक्रोब्स को ग्रो होने कौन नहीं देता? नाइसिन एंड नेटामाइसिन, ठीक है। विटामिन एंटीऑक्सीडेंट, यहां पे आ गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, B12, B2, दे आर यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन्स। चलो, एडिबल कलर्स, जो फूड में हम कलर डालते हैं, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, जैंथीन एंड ल्यूटीन। बीटा कैरोटीन, लूटीन, बीटा कैरोटीन, और कौन सा था? हाँ, लाइकोपीन्स, जैंथीन एंड ल्यूटीन। याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। फ्लैश कार्ड्स, इमल्सिफायर्स क्या होते हैं बताता हूं आपको। पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आपको पता है, अगर मैं एक कटोरा लूं, उसमें मैं वाटर डालूं और उसके ऊपर मैं ऑयल डालूं, तो ऑयल एंड वाटर कभी मिक्स नहीं होते, ऑयल ऊपर फ्लोट होगा। लेकिन बहुत सारे ड्रिंक्स वगैरह हम जो पीते हैं, ड्रिंक है वो वाला नहीं, जो मिल्क वगैरह के ड्रिंक्स आते हैं जिसके अंदर वाटर भी होता है, ऑयल भी होता है, तो ऑयल एंड वाटर पूरी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑयल का लेयर सेपरेट हो जाए, ऊपर मलाई बन जाए। जो दूध के पैकेट वगैरह आते हैं ना, मिल्क शेक वगैरह के पैकेट आते हैं या बॉटल आती है, उसके अंदर कभी ऊपर मलाई आपको नहीं दिखेगी, फैट कभी सेपरेट नहीं दिखेगा आपको, बिकॉज ऑयल एंड वाटर पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं? इमल्शन। तो ये इमल्शन बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? ये पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इनको ऐड करते हैं ऑयल एंड वाटर का यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने के लिए, इमल्शन बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिपिड्स। एसेंस मतलब फ्लेवर्स, वैनिलिन, वैनिला फ्लेवर, इथाइल ब्यूटरेट, फ्रूट फ्लेवर, पेपरमिंट फ्लेवर, एसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट फ्लावर। ये सब कुछ, ये सब आइटम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से, प्रोसेस से बनाया जा सकता है, एंड एसेंसेस हैं बेसिकली, वैनिलिन, इथाइल ब्यूटरेट, पेपरमिंट, ये सब कुछ। फिर लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जाइलिटॉल, एस्पार्टिम। मेरे पास भी एक आइटम पड़ा है इधर, बाय द वे दिस इज नॉट अ ब्रांड प्रमोशन, लेकिन मेरे पास ये शुगर फ्री का डिब्बा पड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अलग आइटम है, इसके अंदर सुक्रालोज है, लेकिन एक और शुगर फ्री गोल्ड आता है, आपने देखा होगा, उसके अंदर एस्पार्टिम होता है। एंड वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कैलोरीज कम होती हैं, आपका जो भी कॉफी या चाय बना रहे हो वो मीठी हो जाएगी, लेकिन एस्पार्टिम अगर ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, आपको पेट गड़बड़ वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, ये सब, ये सारी चीजें हो सकती हैं, सिस्टम हिला देगा पूरा आपका अंदर का। तो ये जो लो कैलोरी स्वीटनर्स वगैरह हैं, ये भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे आपका पूरा टेबल समाप्त हुआ, यहां पर आपका पूरा टेबल समाप्त हुआ। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। अब मुझे बताओ, सिट्रिक एसिड कहां यूज किया जाएगा? टू इम्पार्ट, लिख दूंगा फटाफट, एसिडिटी, टू इम्पार्ट एसिडिटी, खटास देने के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब क्या? विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन, विटामिन है, ठीक है। बीटा कैरोटीन कलर है, एडिबल, एडिबल कलर। ग्लाइकोलिपिड इमल्सिफायर, ऑयल एंड इमल्सिफायर, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर बनाएगा। वैनिलिन क्या है? एसेंस है, एसेंस। जाइलिटॉल क्या है? लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर। चलो बात समझ जाओ। ऑड मैन आउट बताओ। बीटा कैरोटीन ये एक कलर है, लाइकोपिन कलर है, ल्यूटिन कलर है, जाइलिटॉल क्या है? स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। सो हु इज द ऑड मैन आउट? जाइलिटॉल। यहां तक की बात समझ में आई? बात करते हैं माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। कौन से फ्यूल बनाए जा सकते हैं माइक्रोब्स से? सबसे पहला आएगा अपना मीथेन, जो हमें बायोगैस से मिलता है, ठीक है। इट इज जनरेटेड बाय मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक मतलब मीथेन बनाने वाला बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कैसा होता है? एनारोबिक होता है, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो डिकम्पोजिशन किसका करता है? अर्बन, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। किसी भी प्रकार का जो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होना चाहिए, उसका
एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा एंड मीथेन गैस बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। नाउ दूसरा है एथेनॉल। एथेनॉल को आप जलाओगे कभी भी, उसमें से धुआं नहीं निकलता, स्मोकलेस होता है एंड क्लीन होता है। उसकी ब्लू फ्लेम आती है जब आप जलाते हो एथेनॉल को, तो उसकी जो फ्लेम कैसी होती है, वो ब्लू होती है। मतलब वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है, उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं ना, अगर येलो फ्लेम आ रही है मतलब वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, लेकिन ब्लू फ्लेम मतलब कंप्लीट कंबशन, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है एंड धुआं भी नहीं आ रहा है। सो इट इज अ क्लीन स्मोकलेस बायोफ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रोमाइसिस ड्यूरिंग मोलासिस फर्मेंटेशन एंड इट इज यूज्ड इन फ्यूल ब्लेंडिंग। फ्यूल ब्लेंडिंग मतलब क्या, इसको हम फ्यूल ब्लेंडिंग मतलब पेट्रोल के साथ मिक्स किया जा सकता है अप टू 10%, कभी कभी 5% एथेनॉल या फिर कभी 10% एथेनॉल होता है, 90% पेट्रोल होता है, ऐसा भी ब्लेंड मिलता है। ठीक है, एंड इससे क्या फायदा होगा ये आपको आगे बताऊंगा। पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। एथेनॉल रिन्यूएबल है, बेसिकली वो चाहे उतना हम बना सकते हैं, बायोफ्यूल है तो इट इज रिन्यूएबल। पेट्रोल तो क्या खत्म हो जाएगा, इट इज अ फॉसिल फ्यूल, तो इससे पेट्रोल बचेगा, फॉसिल फ्यूल कम यूज होगा, पॉल्यूशन कम होगा, धुआं वगैरह प्रोड्यूस कम होगा। तो ये सारे फायदे होते हैं ब्लेंडिंग करने के। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन की बात करूंगा। इट इज द पोटेंशियल फ्यूचर फ्यूल। आज उतना ज्यादा हाइड्रोजन यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अभी नए कार्स, नई बसेस वगैरह भी आती हैं जो हाइड्रोजन पे चलती हैं। ठीक है, इट इज अ पोटेंशियल फ्यूचर फ्यूल रिलीज्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब सिंपल भाषा में, कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड पानी को ब्रेक करते हैं। H2O कहां गया, H2O, पानी को ब्रेक करके ये लोग H2 एंड O2 बनाते हैं, तो यहां से हमें हाइड्रोजन मिल सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब फोटोसिंथेसिस करके पानी को ये लोग ब्रेक कर रहे हैं। फोटोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, चलिए, तो नेम 2 फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेस, व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ सच फ्यूल्स। कहानी लिखनी है, कौन से फ्यूल थे। एथेनॉल की बात की हमने, मीथेन की बात की, हाइड्रोजन की बात की। इनको क्यों यूज करेंगे, बिकॉज फ्यूल्स फ्रॉम फॉसिल सोर्सेस, मतलब पेट्रोल है, डीजल है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड पोल्यूटिंग। इन कॉन्ट्रास्ट, fuels such as hydrogen, ethanol, methane represent the future of energy because they are cleaner, offer comparable efficiency and are renewable. Therefore their use should be promoted. ये बात आपको लिखनी है, अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर what are the benefits of mixing ethanol with petrol and diesel? मिक्सिंग मैंने आपको बताई। तो एथेनॉल क्या है, इट इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल obtained during fermentation of molasses. Whenever ethanol is mixed with petrol, CO2 emission, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है by 30%, पॉल्यूशन डिक्रीज होगा। इट विल हेल्प टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, है ना। पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एथेनॉल मिक्स करोगे तो क्वांटिटी बढ़ सकती है आपकी, पेट्रोल को आप थोड़ा लंबे समय तक चला पाओगे। चलो फिर बायोफ्यूल की बात करते हैं। ये जो पूरा डायग्राम है ना, अगर ये डायग्राम एग्जाम में आए तो ये डायग्राम किस चीज का है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन का है। ध्यान से सुनना, बायोफ्यूल प्रोडक्शन का डायग्राम है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम, बायोफ्यूल प्रोडक्शन। डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है किस चीज का डायग्राम है। ठीक है, आपको दिख रहा है बायोमास, बायोमास मतलब पेड़ पौधे, है ना, ट्रीज वगैरह हैं, इसको बायोमास बोलते हैं। उसको यूज करके फ्यूल बनाएंगे, बायोमास को यूज करके फ्यूल बनाएंगे, इसी को बोलते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन। अब देखिए, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बार बार बनाया जा सकता है, नया नया बनाया जा सकता है, सॉलिड हो सकता है, कोल है, डंग है, क्रॉप है, रेसिड्यू है, क्रॉप रेसिड्यू। बाय द वे ये जो कोल है, ये कौन सा कोल है, जो जमीन से मिलने वाला फॉसिल फ्यूल कोल जो होता है वो नहीं है, ये प्लांट से मिलने वाला जो कोल होता है, चारकोल, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चारकोल की बात की जा रही है, जो अंदर से जमीन से मिलता है वो कोल नहीं, चारकोल जो प्लांट से मिलता है। कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यू हो गया। लिक्विड में क्या आएगा, वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल। गैसेस में क्या आ गया, गोबर गैस एंड कोल गैस। कोल गैस में भी क्या हो रहा है, ये जो कोल है उसको हीट करके उसका ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जला नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला नहीं रहा हूं, कोल को हीट करके डिकम्पोज करते हैं, जला नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, हीट किया जा रहा है, डिकम्पोज करते हैं, तो उसमें से गैस प्रोड्यूस होती है, उसको कोल गैस बोला जाता है। उसके अंदर भी मीथेन होता है, उसको भी एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। सॉलिड में क्या हो गया, कोल हो गया, डंग हो गया, क्रॉप रेसिड्यू। लिक्विड में हो गया वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल, एंड गैसेस में हो गया गोबर गैस, कोल गैस। तो ये आपके अलग अलग प्रकार हैं बायोफ्यूल्स के। दे आर एबेंडेंट
बहुत सारे हैं, इजीली एक्सेसिबल है, रिलायबल फ्यूल ऑप्शन फॉर द फ्यूचर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इतना याद रखना है, ठीक है। चलो, गिव साइंटिफिक रीजन बायोफ्यूल इज इंपॉर्टेंट अमॉन्ग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जो कहानी हमने समझी वो आपको लिखनी है, ठीक है। विच फ्यूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास, जो कहानी हमने अभी समझी वही आपको लिखनी है, ठीक है। फटाफट आगे चलते हैं। विच प्रोसेस इज शोन इन द गिवन पिक्चर, बायोफ्यूल प्रोडक्शन। दिस पिक्चर शोज बायोफ्यूल प्रोडक्शन। गिव टू एग्जांपल फॉर लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल। लिक्विड का एग्जांपल, सॉलिड का एग्जांपल, ठीक है। चलो, लैंड फिलिंग साइट क्या होती है? इनको हम मॉडर्न लैंडफिल साइट्स बोलते हैं। क्या फायदा है, क्यों बनाया जाता है, आइए समझते हैं। पहले तो अर्बन वेस्ट मतलब सिटी से आने वाला जो वेस्ट है, कचरा है, उसको कलेक्ट किया जाएगा। बाय द वे, ये जो लैंडफिल साइट है, इसके अंदर मॉडर्न लैंडफिल साइट, इसके अंदर मुझे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट चाहिए। मुझे प्लास्टिक, रबर, मेटल, ग्लास, ये सब नहीं चलेगा। यहां पर मैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहा हूं। उसको मैनेज करने के लिए ये लैंडफिल साइट बनाई जाती है, ध्यान से सुनना। तो अर्बन वेस्ट, सिटी से आने वाला कचरा कलेक्ट किया जाएगा एंड इट विल बी यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग इन डेजिग्नेटेड लैंडफिल साइट्स अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया से दूर ये बनाया जाएगा, खड्डा किया जाएगा, एक बड़ा खड्डा किया जाएगा, लार्ज पिट। पिट मतलब क्या? खड्डा। लाइंड विथ प्लास्टिक शीट्स। आपको पीछे का जो डायग्राम था, फोटो था, दिखा देता हूं फिर से, चाहिए तो। ये जो पीछे का फोटो है उसमें आपको दिख रहा है, पहले तो एक खड्डा किया हुआ है, उसके अंदर प्लास्टिक की शीट्स बिछाई गई हैं। इससे क्या फायदा? जो भी कचरा है उसमें से कुछ पानी जो है वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर जा सकता है, ग्राउंड वाटर में जा सकता है। तो कुछ हार्मफुल चीजें हैं, कुछ केमिकल्स हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे पानी वगैरह में, ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। नहीं चलेगा ना, पोल्यूशन हो जाएगा ग्राउंड वाटर का, नहीं चलेगा। तो यहां पे प्लास्टिक का शीट बिछाया जाएगा ताकि वो सब कुछ ग्राउंड वाटर में ना जाए, सॉइल के साथ मिक्स ना हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो कचरा कलेक्ट किया जा रहा है, लैंडफिल साइट में लेके जाएंगे। लैंडफिल साइट कहां होती है? अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया से दूर बड़ा खड्डा किया जाएगा, लार्ज पिट लाइंड विथ प्लास्टिक शीट, प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन। वेस्ट इज लेयर्ड विथ सॉइल, सॉडस्ट, लीफी मैटर एंड बायोकेमिकल्स। जो भी कचरा है उसके ऊपर मिट्टी बिछाई जाएगी। सॉडस्ट मतलब लकड़ी का जो भूसा होता है, पत्ते, लीफी मैटर, एंड बायोकेमिकल मतलब कुछ केमिकल्स हैं जो डिकम्पोजिशन को फास्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करेंगे, लेकिन उस स्पीड को बढ़ाने के लिए बायोकेमिकल ऐड किया जाता है। बायो रिएक्टर भी मिक्स किए जाते हैं इन सम प्लेसेस। बायो रिएक्टर क्या होता है? कुछ सिस्टम्स होती हैं, ये भी जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसको फास्ट करती हैं, स्पीड अप करती हैं, ठीक है। चलो, माइक्रोब्स क्या करेंगे? डिकम्पोज द वेस्ट एंड आफ्टर सीलिंग विथ सॉइल स्लरी, कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। उसको पूरा सील कर देंगे। ऊपर दिख रहा है सॉइल कवर, ये जो पूरा हमारा खड्डा था, पिट, कचरे से भर गया, उसको हमने पूरा कवर कर दिया। कुछ महीनों तक ये डिकम्पोजिशन चलते रहा एंड उसके बाद हाई क्वालिटी कंपोस्ट बनेगा। कंपोस्ट मतलब फर्टिलाइजर। फिर से इसको ओपन किया जाएगा। ये जो आपने खड्डा था उसको आपने सॉइल से कवर किया था, उसको फिर से ओपन करेंगे। अंदर से आपको क्या मिलेगा? कंपोस्ट मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा एंड खड्डा फिर से खाली हो जाएगा। तो इसको रीयूज किया जा सकता है ना, मेकिंग द साइट रीयूजेबल। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ है, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको लर्न करना है, इतना पॉइंट्स, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट की डिकम्पोजिशन में ये पॉइंट्स लर्न करो, इसको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। दूसरा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक क्यों यूज नहीं करना चाहिए? डिकम्पोज नहीं होता है, पोल्यूशन करता है, दुनिया में लंबे समय तक रहेगा वो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, मरीन एनिमल्स अफेक्ट होते हैं। मैंने तो यहाँ पे कितनी गाय वगैरह देखी हैं रास्ते पे जो कचरा खा रही हैं, प्लास्टिक के बैग्स वगैरह डायरेक्टली खाते हैं, कैंसर होता है उनको, स्टमक का वगैरह, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लास्टिक बैग्स प्रॉब्लम। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये किस चीज का डायग्राम है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर। इट इज अ मॉडर्न लैंडफिलिंग साइट, एक्सप्लेन द प्रोसेस। जो भी कहानी हमने पढ़ी वो आपने ये वाला आंसर लिखना। इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो रीडिंग एंड लर्निंग के लिए था, लेकिन एग्जाम में ये लिखना, टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसा ये है, ये लिखना, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। ऑयल स्पिल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओशन वगैरह में ऑयल स्पिल हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना। ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं बड़ी बड़ी शिप्स, उनमें कोई हादसा हो गया तो ऑयल स्पिल हो जाएगा। ऑयल स्पिल्स इन ओशन आर टॉक्सिक टू मरीन लाइफ, ठीक है। मैकेनिकल रिमूवल ऑफ ऑयल इज डिफिकल्ट, ये जो ऑयल बिखर गया इसको कलेक्ट करना, इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए बैक्टीरिया यूज किए जाएंगे, सूडोमोनाज एसपीपी, एल्कैनोवोराक्स बोर्क्यूमेंसिस। ये स्पेलिंग गलत है,
लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम यही लिखेंगे। अल्कैनीवोरैक्स होता है एक्चुअली, लेकिन यहां क्या दिया है, अल्कैनोवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस। कोई बात नहीं, जैसा है वैसा लिखेंगे। दे विल ब्रेक डाउन द हार्मफुल केमिकल्स, ऑयल को ब्रेक करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन, ऑयल के अंदर हाइड्रोकार्बन होगा, हाँ। क्लास्टिक मतलब ब्रेक करने वाला, क्लास्ट करना, क्लास्ट मतलब क्या, ब्रेक, ब्रेक करना। तो हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करने वाले बैक्टीरिया, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया HCB, दे विल हेल्प टू क्लियर द ऑयल स्पिल। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया हैं, ऑयल को ब्रेक करेंगे, हार्मफुल केमिकल्स को ब्रेक कर देंगे। ये क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करते हैं, हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज करते हैं एंड उसका CO2 एंड वाटर बनाते हैं। यहां पर ऊपर मैं लिखना चाहूंगा हाइड्रोकार्बन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा एंड कार्बन होगा। हाइड्रोजन एंड कार्बन ये दोनों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, H2O बनाएंगे एंड CO2 बनाएंगे। ये कहानी होती है। 12 बज गए, रात के 12 बज रहे हैं, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है, कल अपलोड होगा सुबह। चलो चलो, स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम oil occurs in ocean due to various reasons. This oil may prove fatal मतलब deadly and toxic to aquatic organism. It is not easy to remove the oil layer from the surface of water by mechanical method. Mechanical मतलब मशीन वगैरह यूज, मैकेनिकल मशीन वगैरह यूज करके इतना इजीली नहीं निकाल सकते, बहुत खर्चा होता है, करोड़ों का खर्चा होगा। However, bacteria like Pseudomonas alkani, यहां पे नहीं दिया है, देखो क्वेश्चन में अल्कैनी लिख रहे हैं लेकिन टेक्स्ट बुक में अल्कैनो लिखा है। दे हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय डैश एंड अदर केमिकल्स, पायरिडीन्स, ठीक है, पायरिडीन्स and other chemicals. Hence these bacteria are used to clear the oil spill. These are called hydrocarbonoclastic bacteria. HCB decompose the hydrocarbon and bring about the reaction of carbon with oxygen. कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड CO2 एंड वाटर इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। देयर इज एन ऑयल लेयर ऑन द वाटर सरफेस ऑफ रिवर इन योर एरिया, व्हाट विल यू डू? बैक्टीरिया छोड़ दोगे आप, कौन से बैक्टीरिया छोड़ोगे? सूडोमोनास spp, अल्कैनीवोरैक्स, एंड वो दोनों बैक्टीरिया धीरे धीरे करके ऑयल को ब्रेक डाउन कर देंगे। अपने वर्ड्स में लिख देना, ये इतना तो आप लिख लोगे। चलो बायो इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे। बाय द वे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें छूटी हैं। प्लास्टिक को कौन डिकम्पोज करता है, रबर को कौन डिकम्पोज करता है, सल्फ्यूरिक एसिड को कौन ब्रेक डाउन करता है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम को कौन ब्रेक डाउन करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें छूटी हैं, छोड़ी हैं मैंने, बिकॉज एग्जाम में उनके ऊपर कोई पूछा नहीं गया है क्वेश्चन। लेकिन आप फ्लैश कार्ड्स पूरे चैप्टर के करोगे तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, है ना। वन शॉट में तो मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन दिस इज अ सुपर फास्ट रिवीजन। लेकिन ये सुपर फास्ट रिवीजन भी इतना लंबा होगा मुझे पता नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश पूरी की है सब कुछ कवर करने की। बाकी वो वाले नाम भी आप याद कर लेना, फ्लैश कार्ड में एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलो बायो इंसेक्टिसाइड क्या होता है? पहली बात तो आप ये जानते हो, फार्म में जो खेती वगैरह होती है, प्लांट के ऊपर कीड़े लगते हैं, उनको हम पेस्ट बोलते हैं। कीड़े को मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है, लेकिन वो केमिकल पेस्टिसाइड से अच्छे, मतलब अगर कोई बटरफ्लाई है, कोई जुगनू है, कोई हनी बीज हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, वो भी मरते हैं। हार्मफुल पेस्ट तो मरेंगे, गंदे वाले कीड़े मरेंगे, लेकिन अच्छे वाले भी मर सकते हैं। तो केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, वो बुरा है, हमारे लिए भी बुरा है। तो हम क्या यूज करेंगे? बायो इंसेक्टिसाइड, ठीक है। क्या होता है बायो इंसेक्टिसाइड? चलो अब ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी यहां पे बताऊंगा। बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स हेल्प डिस्ट्रॉय पेस्ट एंड पैथोजन। ध्यान से सुनना, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं एंड कुछ प्रकार के फंगस होते हैं। ये बैक्टीरिया और ये फंगस, ये लोग टॉक्सिन बनाते हैं। टॉक्सिन मतलब क्या? एक जहर बनाते हैं, एंड इस जहर को हम कीड़ा मारने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनना, कुछ बैक्टीरिया, इरशाद, कुछ बैक्टीरिया एंड कुछ फंगस टॉक्सिन बनाते हैं। ये टॉक्सिन जहर है, इससे हम कीड़े को मार सकते हैं। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग ने क्या किया है, ये जो टॉक्सिन्स हैं इनको डायरेक्टली प्लांट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। बायोटेक्नोलॉजी अलाउज इंटीग्रेटिंग दीज टॉक्सिन्स इनटू प्लांट।
मतलब ये जो पत्ता है, ये जो लीफ आपको दिख रहा है, लीफ, इस पत्ते के अंदर ही वो टॉक्सिन बन जाएगा। हमने क्या किया, बैक्टीरिया और फंगस का जो टॉक्सिन था उसको डायरेक्टली प्लांट के अंदर ही डाल दिया। जो लीफ है उसी के अंदर टॉक्सिन बनेगा। फिर कीड़ा अगर पत्ता खाएगा, कीड़ा डायरेक्टली मर जाएगा। मुझे स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कीड़े छोड़ देने हैं, जाओ खाओ, खाओ और मरो, ऐसी वाली बात है। समझ में आया? तो हमने टॉक्सिन को डायरेक्टली प्लांट के अंदर डाल दिया यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, इसी को बोलते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। ठीक है, अच्छी बात है, मजा आया सुन के। अब आप पूछोगे सर हम पत्ता खाएंगे तो क्या होगा, हम भी मर जाएंगे? नहीं बेटा, आपके घर पे मच्छर आते हैं तो आप काला हिट मारते हो, मच्छर मरता है, क्या आप मर जाते हो? नहीं मरते हो। गुड नाइट लगाते हो, मच्छर मरते हैं, क्या आप मर जाते हो? नहीं मरते हो। बिकॉज वो जो क्वांटिटी है टॉक्सिन की वो बहुत कम है ना। कीड़े को मारने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन एक पूरे इंसान को हर्ट करने के लिए या हार्म करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर पूरा काला हिट का बाटली पी लिया, तो हाँ फिर मर सकते हो आप, फिर उतना क्वांटिटी आपको ऊपर लेके जा सकता है। उसी तरह से ये जो पत्ता है ना, उसके अंदर टॉक्सिन की क्वांटिटी कम रहेगी, उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा हाँ, अभी एक बात याद आई, कुछ बच्चे थे नांदेड़ से, उनका मुझे कॉल आया था, उनको शाउट आउट देना था। श्री दशमेश ज्योत इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, अजिंक्य, अभिनव, सौरभ, वैभव। ठीक है, चलो तो यहां तक की बात आपको समझ में आई थी। नाउ ये जो टॉक्सिन है, इट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट, दीज बायो इंसेक्टिसाइड प्रिवेंट प्लांट डैमेज। ठीक है भाई, कीड़े खाएंगे मर जाएंगे, ये देखो कीड़े खा रहे हैं, टाटा बाय बाय गुड नाइट, खत्म। सम फंगाई एंड वायरसेस ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड, फंगस एंड वायरसेस को भी यूज किया जा सकता है एज अ पेस्टिसाइड। एंड स्पिनोसैड एक प्रकार का फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट है, इट इज ऑल्सो एन इफेक्टिव बायो पेस्टिसाइड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, स्पिनोसैड एक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, इट इज ऑल्सो बायो पेस्टिसाइड। बस यही कहानी है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायो पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये जो कहानी मैंने आपको अभी बताई ये आपने यहाँ पे लिखनी है। एक्सप्लेन द टर्म बायो इंसेक्टिसाइड, ये 2 मार्क के लिए पूछा गया है। बाय द वे, एक्सप्लेन द टर्म बायो इंसेक्टिसाइड ये 2 मार्क के लिए भी पूछा जाता है ना, तो सेम आंसर लिखोगे आप, सब लिख देना पूरा, कोई बात नहीं, लिख दो। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना इतना। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर। लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है? इसमें आप अलग अलग जगह पे देखोगे तो अलग अलग आंसर मिलेंगे आपको। आप अगर कोई नवनीत में, टारगेट में या ऑनलाइन सर्च कर रहे हो तो अलग अलग आंसर मिलेंगे, बिकॉज माइक्रोब्स को अलग अलग जगह पे यूज किया जा सकता है। तो ये ऑयल स्पिल में यूज किया जा सकता है, बायोफ्यूल बनाने के लिए, सीवेज मैनेजमेंट करने के लिए, माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल, माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट मतलब जो हमने बायो पेस्टिसाइड पढ़ा उसमें भी यूज किया जा सकता है, फिर लैंड फिलिंग साइड में यूज किया जा सकता है। तो ये आंसर लिखोगे तो भी सफिशिएंट है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। फ्लैश कार्ड यूज करना, पूरा चैप्टर आपका अच्छे से लर्न हो जाएगा। बहुत लेट हो गया बनाते बनाते, शायद कुछ पॉइंट घाई घाई में बताए होंगे मैंने। आई जस्ट होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। ज़्यादा और लंबा नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।